अब बात करते हैं कि ये लो सेक्स रेशियो क्यों आ रहा है। तो पहली बात तो बुक की नॉलेज के अकॉर्डिंग है, काफी कुछ चेंजेस हो चुके हैं, आपको बता रहा हूं मैं फिर से, बट फिर भी बुक के अकॉर्डिंग देख लेते हैं कि ये सेक्स रेशियो हमारा गिर क्यों रहा है। ठीक है, पहली बात, लड़का और लड़की में भेदभाव। लड़के होने पर लोग उत्सव मनाते हैं, लड़की के टाइम पर कुछ नहीं किया जाता, तो कहीं ना कहीं लड़के को प्रेफर ज्यादा देते हैं। तो ये दूसरी बात, दहेज की समस्या है। ठीक है, जैसी लड़की पैदा होती है दहेज के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर फिर उपनाम सरनेम की बात आती है। ठीक है, उनको लगता है कि लड़का होगा तो उनका वंश आगे बढ़ेगा, तो ऐसी सी बातें। कुछ सिक्योरिटी की बात भी आती है, लड़की पैदा होगी तो थोड़ा उसको घर के छोड़ के जाना पड़ेगा, माँ बाप को छोड़ के जाना पड़ेगा, ससुराल जाना पड़ेगा। ठीक है, उसको सुरक्षा मिलेगी नहीं मिलेगी, पहले लोग टेंशन में आ जाते हैं। फिर अगली बात होगी रिस्पेक्ट की। ठीक है, लड़के को ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है, लड़के को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। फिर अगली बात है जन्म से पहले लिंग जांच। तो कहीं ना कहीं लोग आज भी कुछ डॉक्टर्स जगह पे ऐसे हैं जो पहले से चेकिंग कर लेते हैं लड़का है लड़की है, तो वहीं पर भी कन्या भ्रूण हत्या के मामले सामने आते हैं। आपको पता है बाद में जब पकड़े जाते हैं, जब रेड पड़ती है तो पता चलता है। फिर हेल्थ की सिक्योरिटी, है ना, हेल्थ की सिक्योरिटी, लड़कों की तुलना में लड़कियों के खान पान स्वास्थ्य चिकित्सा आदि पर कम ध्यान दिया जाता है, जिसके फलस्वरूप तो लड़की की मृत्यु दर अधिक हो जाती है ना। मतलब लड़कों के स्वास्थ्य के ऊपर हेल्थ के ऊपर ज्यादा ध्यान है, लड़कियों की हेल्थ के ऊपर ध्यान कम देते हैं, तो ऐसा भी है। तो फिर आगे है आईवीएफ सेंटर। भारत में इन विट्रो फर्टिलिटी केंद्रों की स्थापना होने से कई उन्नत केंद्र टेस्ट ट्यूब बेबी दर इच्छित लिंग से बच्चा पैदा किया जा सकता है। मतलब टेस्ट ट्यूब बेबी के अंदर ना आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो, भाई लड़का पैदा करना है लड़की पैदा करनी है, तो लोग लड़के की प्रेफर करेंगे, लड़की को प्रेफर क्या करते हैं फिर आजकल। तो ये प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं, इस वजह से सेक्स रेशियो वाला गिर रहा है। ठीक है, अब अगला जो टॉपिक है वो है एग्रीकल्चर के लेकर। हरियाणा में एग्रीकल्चर का क्या इंपॉर्टेंस है। तो पहली बात तो हमारा जो एग्रीकल्चर का जो इंपॉर्टेंस है, पहली बात तो वो क्या है, राष्ट्रीय आय में योगदान, कंट्रीब्यूशन द नेशनल इनकम। तो हरियाणा के अंदर देखा जाए तो मुख्य रूप से लोग किसान भी हैं, वन है, बागान है, लोगों के बाग हैं, मछली पालन, पशुपालन, ये सब है। तो प्राथमिक क्षेत्र का नेशनल इनकम में बहुत बड़ा योगदान तो था, बट अभी थोड़ा घटता जा रहा है। तो पहले ज्यादा था, अभी ये पहले ये योगदान कंट्रीब्यूशन कितना था, लगभग 56%। अभी कंट्रीब्यूशन लगभग 18% करीब करीब रह गया। तो ये है। रोजगार में योगदान कितना है, तो इसकी जनसंख्या का 50% अधिक लोग रोजगार के लिए कृषि पर निर्भर हैं, तो लोग एग्रीकल्चर पे ही बहुत सारा डिपेंड रहते हैं। फिर इंडस्ट्रीज की बात करें, इंडस्ट्रीज की मामले में बात करें तो उद्योगों का आधार अभी भी क्या है, एग्रीकल्चर है। तो काफी सारी चीजें जो एग्रीकल्चर की है ना, एग्रीकल्चर की इंडस्ट्रीज में काम आती है, जैसे कॉटन है, गन्ना है, तिलहन है, जूट है, गन्ने से चीनी बनाते हैं। तो काफी सारी ऐसी आइटम है जो अभी भी ठीक है, तो काफी सारी आइटम ऐसे जो इंडस्ट्रीज का अवेलेबल होती है। फिर खाद्यान्न की पूर्ति भी होती है। अब इंडिया के अंदर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में काफी सारे खदान हरियाणा से अपने को मिलते हैं, तो काफी सारी जो पॉपुलेशन इन खदानों पर निर्भर करती है, जैसे गेहूं है, चावल है, मक्का है, दालें है, तिलहन है, सरसों है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमारी खाने पीने की चीजों को पूरा करती है। फिर एग्रीकल्चर से आजकल हमारा फॉरेन ट्रेड भी होने लगा है, क्योंकि काफी सारी चीजें ऐसी जो हम बाहर भी बेचते हैं, जैसे बेबी मक्का है, सब्जी है, मशरूम है, तो काफी सारी चीजें हम आजकल एक्सपोर्ट भी करने लगे हैं। फिर एग्रीकल्चर के अकॉर्डिंग ट्रांसपोर्ट को भी बहुत हेल्प मिलती है, क्योंकि आपको पता है कि अगर आपकी सब्जी मंडी दूर है तो आप लोग क्या करोगे, व्हीकल से सब्जी लेकर आते हो, लेकर जाते हो। तो सब्जी मंडियों की वजह से, सब्जियों की वजह से, फ्रूट्स की वजह से, खाने पीने की चीजों की वजह से, तो कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टेशन को भी हेल्प मिली है, ट्रांसपोर्टेशन वालों को भी काम मिला है। गवर्नमेंट की भी इनकम होती है, इंटरनल ट्रेड भी होता है, जैसे लोग अनाज, चाय, चीनी, दूध आदि पदार्थों पर खर्च करते हैं, तो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा रोल है। तो आर्थिक विकास का आधार भी है, पूंजी प्राप्त होती है और लोगों को पूंजी की आवश्यकता उनको मिलता है, तो कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टेशन को हेल्प मिलती है, ये सारी बातें आती है। फिर ये नेशन की वेल्थ भी तो है। तो जैसे बहुत सारे लोग खेती करते हैं, है ना, खेती करने के औजार हैं, सिंचाई के साधन हैं, दूध पशुओं के द्वारा भी फायदा होता है ना। तो पशु अगर जिंदे हैं तो मान लो दूध मिलता है, मरता है तो फिर भी कहीं ना कहीं वो चीज काम आती है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये एक नेशन की वेल्थ है ये। फिर अगर हम बात करें कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का जो ट्रेंड है, उस ट्रेंड की बात कर रहे हैं, तो यहाँ कृषि उत्पादन की क्या प्रवृत्तियां रही हैं। ठीक है, ट्रेंड्स इन द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। तो फूड क्रॉप्स की अगर बात करें, ठीक है, खाद्य फसलों की बात करें, तो ये देखो क्या दिया हुआ है, हमारे पास पूरा का पूरा डेटा दिया हुआ है, राइस का, वीट का, ग्रेन्स का, पल्सिस का, दालों का। तो 1966, 67, 80, 81, 2001, 2014, 2016, तो ये सारा डेटा हमको दिया हुआ है। तो हमारा ट्रेंड देखे तो काफी सारा हमने इंप्रूव भी किया है,
ठीक है। राइस की बात करें तो राइस पहले 223, ठीक है, कुछ इस तरह से पूरा का वो 000 टन के अंदर दिया हुआ डेटा। तो कहीं ना कहीं हमने ना इसके अंदर बहुत सारा इंप्रूवमेंट भी किया है। फिर अगली हम बात करें अगर कॉमर्शियल कॉमर्शियल क्रॉप्स की, कॉमर्शियल क्रॉप के अंदर देखो क्या है, यहां पर भी हमारा काफी सारा फायदा हुआ है जिससे इंडस्ट्रीज को फायदा मिलता है। अब इंडस्ट्रीज को क्या क्या चाहिए होता है, इंडस्ट्रीज को कहीं ना कहीं गन्ना चाहिए, कपास चाहिए, ऑयल सीड्स चाहिए। तो ये भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये इससे हमारे इंडस्ट्रीज बहुत अच्छे चलती है, क्योंकि इंडस्ट्रीज को जैसे चीनी बनानी है तो गन्ना चाहिए, है ना, गुड़ बनाना है, शक्कर बनानी है, देसी खांड बनानी है। तो ये भी कॉमर्शियल वाली ये फसलें हैं, बड़ी कॉमर्शियल क्रॉप्स बोलते हैं इसको। तो ये अगर टेबल को देखोगे तो टेबल के अकॉर्डिंग हमने इसमें बहुत सारी इंप्रूवमेंट की है। तो ये डेटा थोड़ा सा इन्होंने जो टेबल में दिया हुआ है यहीं पर इन्होंने पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, तो इसको भी आप देखना एक बारी। फिर ये पूरी की पूरी प्रोडक्टिविटी दी हुई है, वीट की, शुगर केन, राइस, कॉटन, ये डेटा फिर से वापस आ गया अपना, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये जो क्रॉपिंग का पैटर्न क्या है, ठीक है। अब बात करते हैं हमारा ये टॉपिक क्रॉपिंग पैटर्न। क्रॉपिंग पैटर्न से क्या मतलब है, और हरियाणा की जो फसल पद्धति है, ठीक है, व्हाट इज द मीन बाय द क्रॉपिंग पैटर्न, और क्रॉपिंग पैटर्न हरियाणा का क्या है, ठीक है। कहता है कि हरियाणा के मुख्यतः कुल फसल क्षेत्र के लगभग 69% एरिया के ऊपर गेहूं या चावल की खेती की जाती है, क्योंकि चावल की खेती के लिए अधिक मात्रा में पानी की जरूरत होती है और हरियाणा में सिंचाई के लिए ट्यूबवेल का प्रयोग किया जाता है। तो ट्यूबवेल का अधिक प्रयोग करने की वजह से हरियाणा में भूमिगत स्तर भी नीचे गिर गया है, तो निम्न जल स्तर भविष्य के लिए गंभीर समस्या बन गया है। इसके अतिरिक्त एक ही प्रकार की कुछ फसलों को बार बार खेती में उगाया जाता है तो भूमि की जो अच्छी कैपेसिटी होती है वो धीरे धीरे नष्ट होती है। तो पानी गिर रहा है, उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो जमीन की कम हो रही है। तो इस योजना को हमने एक बनाया है, तो फसल विशिष्टीकरण विविधीकरण को प्रोत्साहन दिया है, मतलब एक बार आप एक फसल उगाओ, अगली बार कोई और फसल उगा लो। तो इस योजना के अकॉर्डिंग 40,000 हेक्टेयर स्क्वायर भूमि पर विभिन्न फसलों की खेती की जाएगी। तो 15,000 हेक्टेयर स्क्वायर भूमि पर मक्का, 20,000 हेक्टेयर भूमि पर कपास और 50,000 हेक्टेयर भूमि पर दालों की खेती की जाएगी, ठीक है। तो हरियाणा के क्षेत्र का लगभग आधे से आधा भाग एनसीआर में है, इसलिए हरियाणा के छोटे किसान सब्जियों, फसलों और खदानों की खेती करके एनसीआर के बाजार में बेचकर अधिकतम लाभ कमा सकते हैं। जैसे आपको पता है कि आसपास आजकल गुड़गांव, नोएडा, ये वाला एरिया बच गया है, उन लोगों को क्या चाहिए होती हैं, सब्जियां चाहिए। तो आजकल बहुत सारे लोग अपनी जमीन पे क्या होने लगे हैं, सब्जी वगैरह ज्यादा बोने लगे हैं और वहां पे प्रॉफिट ज्यादा कमाने लगे हैं। तो क्रॉपिंग पैटर्न जो हरियाणा का है देख लो, मिलेट्स को लेकर वीट, राइस, पल्सी, शुगर क्रेन, ऑयल सीड्स, कॉटन, 1966 का डेटा, 2001, 2014-15, 2015-16। तो ये पूरा इकोनॉमिक सर्वे हुआ था 2016-17 में, और जो रिपोर्ट है हरियाणा इकोनॉमी की 2017 में पब्लिश हुई होगी, तो उसके अकॉर्डिंग ये पूरा का पूरा डेटा दिया हुआ है। ये एरिया अंडर द मेजर क्रॉप्स है, जो भी मेन जो फसलें होती है उनका डेटा दिया हुआ है। तो यहां पर इन्होंने दिया हुआ है, कह रहे कि मोटे अनाज का उत्पादन वर्ष 1966 में कितना था, 1432,000 हेक्टेयर भूमि पर था, और 2015-16 में कम होकर कितना रह गया, 470,000 हेक्टेयर हो गया। इसी तरह से जैसे इन्होंने यहाँ पर मोटे अनाज का डेटा दिया हुआ है, मोटे अनाज के साथ साथ इन्होंने गेहूं का डेटा भी दिया हुआ है, गेहूं के बाद इन्होंने फिर चावल का दिया हुआ है, चावल के बाद इन्होंने यहाँ पर दालों का दिया हुआ है। तो दालों के बारे में क्या बोल रहे हैं, 1966-67 में दालों के लिए हमारे पास 1153,000 हेक्टेयर था, जबकि 2015-16 में कम होकर क्या रह गया, 62,000 हेक्टेयर रह गया। तो कहीं ना कहीं भूमि में शक्ति में कमी आई है, मिट्टी की क्वालिटी भी कम हुई है, काफी सारे इफेक्ट हुए हैं। इसी तरह से इन्होंने जो डेटा दिया हुआ है गन्ने का दिया हुआ है, ठीक है। गन्ने के लिए पहले 150,000 हेक्टेयर भूमि थी, अभी ये 93,000 रह गई। ऑयल सीड्स की बात करें तो ऑयल सीड्स का डेटा दिया हुआ है। इसी तरह से हमारे पास कॉटन का डेटा भी दिया हुआ है। कॉटन के अकॉर्डिंग हमारे पास जो डेटा है वो 1967 के अंदर हमारे पास ये 183,000 हेक्टेयर था, और अभी ये 3 गुना बढ़कर हमारे पास कितना हो गया, ये 615 हो गया। तो कॉटन का थोड़ा सा हमारा इंक्रीज हो गया, 3 गुना हो गया है। तो ये डेटा हमारा पूरा का पूरा क्रॉपिंग का जो पैटर्न है जो हरियाणा का, वो हमारे पास दिया हुआ है।
ठीक है, तो अब जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हमारा आएगा क्रॉप इंश्योरेंस के अंदर। तो क्रॉप इंश्योरेंस के अकॉर्डिंग हमारे पास अपने को पता है क्रॉप इंश्योरेंस क्या होता है, फसलों का बीमा। तो कभी कभी क्या होता है कि फसलों के नुकसान हो जाते हैं तो उसकी भरपाई के लिए हम फसलों का बीमा भी करा लेते हैं। तो कहते हैं कि भारत में सबसे पहले जो फसल बीमा योजना का शुरुआत किया गया ना वो 1985 में किया गया है। तो फसल बीमा योजना वह योजना है जिसके अंदर प्रीमियम की राशि का भुगतान किसान करता है। किसको? बीमा। किसान बीमा करता है। यदि किसान की फसल किसी प्राकृतिक आपदा, फसल की बीमारी, खराब मौसम, कीट प्रकोप आदि कारण नष्ट हो जाती है तो बीमा करता क्या करेगा? बीमा धारक को पॉलिसी की शर्तों के अनुसार आर्थिक मुआवजा प्रदान करता है। तो ये है क्रॉप इंश्योरेंस। क्रॉप इंश्योरेंस की हमारे पास काफी सारी स्कीम्स रही हैं, चलती रहती हैं और किसान इनके बारे में पहले से जानते हैं। तो यहां पर अगर हम बात करें तो जो मेन क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है हरियाणा के अंदर या इंडिया के अंदर, वो कौन सी है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ये काफी सारा इसके ऊपर डिस्कस किया गया था। तो पूरे भारत में 2016 में ग्रीष्म में वर्षा ऋतु फसलों से किया गया। तो इस योजना के साथ साथ कई और बीमा योजना का भी शुरुआत किया गया। तो फसल बीमा योजना के अकॉर्डिंग भारत में 30% एग्रीकल्चर लैंड है, परंतु प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के उद्देश्य अगले 2 या 3 वर्षों में कम से कम 50% जो हमारी एग्रीकल्चर लैंड है हम इसको इंक्लूड करके चल रहे हैं। तो हरियाणा में लगभग जो 7 लाख किसान हैं उन्होंने इसके अंदर बेनिफिट लिया था। कितने? लगभग 7 लाख। जैसे प्रधानमंत्री वाली योजना है वैसे एक नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम है। इसकी शुरुआत हुई थी 1999-2000 के अंदर। तो जैसे कीट है, प्रकोप, कीटों का प्रकोप होता है, यह फसलों की बीमारी होती है, बाढ़ है, तूफान है, झुगा है, इसके अंदर किया गया। तो वर्ष 2016 में जब प्रधानमंत्री फसल बीमा का योजना किया गया तो इसको NAC को 2015 के बाद समाप्त कर दिया गया। तो पहले ये भी था, पर जैसे 2016 में प्रधानमंत्री वाला टॉपिक आया था तो इन्होंने इसको क्लोज कर दिया। फिर इसके बाद था पुनः संरचित मौसम आधारित फसल बीमा योजना। तो इसकी शुरुआत की गई थी 2013-14 में। ये भी बहुत अच्छी स्कीम थी। तापमान ज्यादा है, कम है, ये वर्षा ज्यादा आ रही है, कम हो रही है, सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया, तो उसके बाद ये कर दिया गया। ठीक है, तो इसके अंदर सब्सिडी को भी निर्धारित किया गया। 2016 में जब वो प्रधानमंत्री वाला फसल बीमा योजना आया था तो इसमें इस टाइम सब्सिडी को भी फिक्स किया गया। इसी तरह जो अगला है वो है यूनिफाइड पैकेज इंश्योरेंस स्कीम, इसको बोलते हैं UPIS। ये है संयुक्त बीमा पैकेज योजना। तो इसकी जो शुरुआत की गई थी 2016 में कुछ चुने हुए जिलों में की गई थी। इस योजना के अंतर्गत पॉलिसी धारक को फसल बीमा कराना अत्यंत अनिवार्य होता है और कई बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना या प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये कृषि उपकरण बीमा आदि को भी शामिल किया गया। फिर अगला था हमारा मॉडिफाइड नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम। इसकी शुरुआत की गई थी 2011-10 के अंदर, 2010-11 के अंदर। तो इसके अंदर भी 2015-16 में जब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आई थी उसके बाद इसको भी बंद कर दिया गया। ये था मॉडिफाइड नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम।